उत्तर प्रदेश के बड़े मुस्लिम नेता अतीक अहमद की हत्याकांड पर यूपी की पुलिस ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इस्लाम और मुसलमानों पर जहर उगलने वाला तारिक फतेह पर खुदा का कहर बरपा हुआ है। उत्तर प्रदेश के एक और बड़े मुस्लिम नेता मुख्तार अंसारी और अफजल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है, जिसके बाद उनकी भी जान खतरे में पड़ चुकी है। और पुलवामा अटैक को पर मोदी को घेरने वाले जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी की खबर मिल चुकी है, बहुत बड़ी खबर के साथ। लेकिन उससे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। उत्तर प्रदेश के एक बड़े मुस्लिम नेता, 5 बार के विधायक, 1 बार के सांसद अतीक अहमद की योगी पुलिस के सामने निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरी दुनिया में अरब देश सहित पूरी दुनिया के लोगों ने योगी और मोदी सरकार पर काफी थू-थू की। जिसके बाद यूपी की पुलिस ने अतीक अहमद हत्याकांड पर सनसनीखेज खुलासा किया है, जिसके बाद पूरे देश में हड़कंप मच सकती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अतीक अहमद हत्याकांड पर अपनी एक जांच में दावा किया कि अतीक अहमद ने जेल में बैठे बैठे ही खुद पर हमले करवाने की साजिश की थी। यूपी की पुलिस ने अपनी जांच में दावा करते हुए कहा कि अतीक अहमद ने यह सब कुछ इसलिए करवाया क्योंकि उसको लगा कि खुद पर गोलियां चलवाने से और बम फेंकवाने से उसकी सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन चूंकि उसके साथ किसी ने डबल क्रॉसिंग कर दिया और अतीक अहमद के ही लोगों ने अतीक अहमद का हत्याकांड कर दिया। यानी यूपी की पुलिस के अकॉर्डिंग अतीक अहमद के तीनों हत्यारे अरुण मौर्य, लवलेश तिवारी और सनी पुराणे का ताल्लुक अतीक अहमद से है, जबकि इन तीनों हत्यारों में से एक हत्यारा लवलेश तिवारी का ताल्लुक बीजेपी के उन नेताओं से है जिनका सीधा ताल्लुक नरेंद्र दामोदर दास मोदी से है। तो कोई इस बात को मानेगा कि मोदी से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति अतीक अहमद का ताल्लुकात उससे हो सकता है? कोई नहीं मानेगा। पहले तो अतीक अहमद के छोटे बेटे असद अहमद का नाम उमेश पाल हत्याकांड में डाला गया। अब सबको यह बात पता है कि सीसीटीवी फुटेज में जिस व्यक्ति को असद अहमद बताया गया और उमेश पाल का हत्यारा बताया गया, उस असद अहमद का चेहरा सीसीटीवी फुटेज में दिखने वाले व्यक्ति से एक जरा भी मेल नहीं खाता है। इस बात को कोर्ट में प्रूफ करने के बजाय यूपी की पुलिस ने असद अहमद का इनकाउंटर कर दिया और उस पूरे के पूरे फाइल का ही तख्ता पलट कर दिया। उसके बाद अतीक अहमद के हत्यारे, तीनों हत्यारे जो कि गरीब घर से आते हैं, इन तीनों के पास 7-7 लाख रुपए का हथियार कहां से आया, इसकी जांच करने के बजाय, कौन इसका मास्टरमाइंड है यह पता करने के बजाय, यूपी की पुलिस ने अतीक अहमद हत्याकांड का मास्टरमाइंड खुद अतीक अहमद को ही डिक्लेयर कर दिया है कि उसने दावा कर दिया कि अतीक अहमद ने ही खुद पर हमले कराने की प्लानिंग की थी। अतीक अहमद के हत्याकांड के बाद उत्तर प्रदेश के 2 और बड़े मुस्लिम नेता, विधायक और सांसद मुख्तार अंसारी और अफजल अंसारी के जान पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि उन दोनों को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका मिला है। अफजल अंसारी और मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और अफजल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई है। हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि क्या मुख्तार अंसारी और अफजल अंसारी यूपी की जेल में सुरक्षित है? क्योंकि जब अतीक अहमद के हत्याकांड से एक दिन पहले जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले का दोषी सीधा सीधा नरेंद्र मोदी को बताया था, उसके अगले ही दिन अतीक अहमद की हत्या करवाकर पूरे के पूरे मामले को पलट दिया गया और पुलवामा अटैक को दबा दिया गया और पूरी मीडिया में पुलवामा की चर्चा के बजाय अतीक अहमद की चर्चा करवाई गई थी और योगी आदित्यनाथ के इसमें हाथ बताया जा रहा था। पूरा सबूत आपके सामने मैं दे रहा हूं। और अब मुख्तार अंसारी और अफजल अंसारी जब जेल में होंगे, क्या पता कोई बड़ा खुलासा सामने आएगा और इनको भी मरवा दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर बहुत बड़ा निर्णय लेना चाहिए और योगी सरकार पर सो मोटो लेना चाहिए। अच्छी खबर यह है कि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट उनके खिलाफ दर्ज कर लिया गया है, वो कर्नाटका की कांग्रेस पार्टी ने करवाई है। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह, जिनके कंट्रोल में पुलिस है, उन्होंने कर्नाटका में एक भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनती है तो कर्नाटक में दंगे होंगे। और इस बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अमित शाह के खिलाफ ऐसी धाराओं में एफआईआर दर्ज की है कि अगर वो धाराएं प्रूफ हो जाती है तो अमित शाह 20 साल के लिए बिना किसी जमानत में जेल के अंदर जा सकते हैं। वो धाराएं है धारा 153A, जिसमें 5 साल की सजा हो सकती है। धारा 171G, जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, जिसमें जमानत नहीं मिलती है। धारा 502 क्लॉज 2, जिसमें 5 साल की सजा मिल सकती है। और धारा 123, जिसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है
अगर अमित शाह पर कांग्रेस द्वारा की गई इस एफआईआर को सिद्ध कर दिया जाता है कोर्ट में, तो अमित शाह कम से कम 20 साल के लिए जेल के अंदर जा सकते हैं। और याद रहे, यह देश संविधान से चलता है। कानून एक आम व्यक्ति के लिए हो या फिर देश के गृह मंत्री के लिए, सजा हर किसी को भुगतना होगा। कोर्ट का निर्णय हर किसी को मानना पड़ेगा। इस बीच इससे भी बड़ी खबर यह है कि इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर भरने वाला तारिक फतेह पर खुदा का कहर नाजिल हो चुका है। तारिक फतेह की मौत हो चुकी है, और जो कि आम मौत नहीं है, तारिक फतेह की मौत कैंसर से हुई है। और सबसे बड़ा चमत्कार इसमें मौजूदा यह है कि जो तारिक फतेह पूरी जिंदगी इस्लाम को कैंसर बताता रहा, उसी तारिक फतेह की मौत कैंसर से हुई है। और ये आज के वक्त में जीते जी चमत्कार है। लोगों को इससे हिदायत मिलनी चाहिए। लोगों को समझना चाहिए कि जो व्यक्ति जिंदगी भर इस्लाम को कैंसर बताता रहा, आज उसी व्यक्ति का मौत कैंसर की वजह से हो चुका है। तारिक फतेह मोदी और योगी के बहुत प्यारे व्यक्ति है, और तारिक फतेह आरएसएस का एजेंडा ही चलाते थे, जिसका प्रूफ खुद आरएसएस वालों ने दे दिया। आरएसएस ने तारिक फतेह की अपने वेरीफाइड सोशल मीडिया के हैंडल से तारिक फतेह की पिक्चर अपलोड करते हुए उनको श्रद्धांजलि दी, और साफ तौर पर एक्सेप्ट कर लिया कि तारिक फतेह की विचारधारा आरएसएस की विचारधारा से ही मेल खाती है। खैर, सत्यपाल मलिक, वो नाम जो कि आपने पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा सुना होगा। सत्यपाल मलिक जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व गवर्नर हैं। उन्होंने अतीक अहमद की हत्या से एक दिन पहले एक बहुत बड़ा खुलासा किया पुलवामा हमले को लेकर। द वायर को एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले को लेकर यह सूचना पहले से ही सरकार को पता थी, और सरकार, मोदी सरकार चाहती तो 40 जो जवान शहीद हुए वो बच सकते थे। लेकिन जब उन्होंने मोदी से इस बारे में बात कही तो मोदी जी ने उनको खामोश करवा दिया। इतना बड़ा एलिगेशन सत्यपाल मलिक ने लगवाया, जिसके बाद सीबीआई का छापा सत्यपाल मलिक पर पड़ा किसी एक केस को लेकर, और खबर यह छपी कि सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि दिल्ली पुलिस ने इस बात को क्लेरिफाई करते हुए बताया कि सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार नहीं किया गया। उन पर सीबीआई छापा जरूर पड़ा है, लेकिन सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार नहीं किया गया है। यह बहुत बड़ी खबर आप लोगों के सामने थी। और अरब देशों की अगर मैं बात करूं कि उन्होंने अतीक अहमद को लेकर वाकई में बहरीन के सांसद में यह बात उठी, कतर के मीडिया में यह बात उठी, असदुद्दीन साहब का नाम कतर की मीडिया में है। लेकिन इससे भारत के मुसलमानों को क्या फर्क पड़ना चाहिए? अगर अरब देश किसी मसले पर भारतीय मुसलमानों की आवाज बनते हैं तो यह भारत के 25 करोड़ मुसलमानों को शर्म से डूब मरने वाली बात है। हमारे देश में मुसलमानों की आबादी 25 करोड़ से ज्यादा है। अगर ये 25 करोड़ एक सफ में आ जाए, एक पार्टी एमआईएम को वोट दे दे, तो फिर हमारे देश में किसी भी मुसलमान के साथ जुल्म हो ही नहीं सकता है। हमारी सरकार होगी या फिर हमारे समर्थन से सरकार होगी। हमारा एक नेता होगा जो एक बार आवाज उठाएगा, पूरी दुनिया उसकी बातों को सुनेगी। तो 25 करोड़ मुसलमान मुत्तहिद होने के बजाय बिखरे हुए हैं अलग अलग पार्टियों में। और अरब देश जब कुछ बोलते हैं तो खुश हो जाते हैं। अरब देश ने मोदी को लताड़ लगाई, अरब देश ने मोदी को धमकी दे दी। अरे भैया, अरब देश का पूरा पॉपुलेशन भारत के मुसलमानों से कम है। भारत के मुसलमानों को सोचना चाहिए कि हम 25 करोड़ होकर आंख में आंसू भरकर सोचे अरब देश क्या कर रहा है, अरब देश क्या कर रहा है। 25 करोड़ मुसलमान कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, कोई छोटा मोटा ये पॉपुलेशन नहीं है। 25 करोड़ अगर हम मुत्तहिद हो गए, एमआईएम को वोट कर दे, तो हमारी ऐसी ताकत होगी कि हम फिलिस्तीन की आवाज बन सकते हैं, हम रोहिंग्या मुसलमानों की आवाज बन सकते हैं और उनकी मदद भी कर सकते हैं। लेकिन एकजुट होकर वोट देने के बजाय हम लोग रोना रो रहे हैं। अल्लाह से डरने के बजाय बीजेपी से डर रहे हैं। बीजेपी से डर के क्या मिलेगा? आज बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ दिया गया, गुजरात दंगों के बलात्कारियों को छोड़ दिया गया, उन्हें फूल माला पहनाया जा रहा है और देश का 25 करोड़ मुसलमान तमाशा देख रहा है, क्योंकि हम उस कैपेसिटी में है ही नहीं। मैं इस वीडियो के माध्यम से साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि देखो, अगर हमारे देश के मुसलमान एकजुट नहीं होंगे तो हमारे बहनों को, हमारे माओं को जिनके साथ बलात्कार किया गया, उनको इंसाफ नहीं मिल सकता है। गुजरात दंगा पहले भी हुआ, कोई गारंटी नहीं है कि कब हमारे देश में क्या हो। हमें संविधान पर भरोसा रखना चाहिए और संविधान इस बात की इजाजत देता है कि हम सब मिलकर एक ही पार्टी को वोट दें। अगर एमआईएम को पूरे भारत के मुसलमान वोट देते हैं तो फिर कई राज्यों में हमारी सरकार बन सकती है, कई राज्यों में हमारे मुख्यमंत्री बन सकते हैं और हमारे समर्थन से कोई पीएम बन सकता है और किसी की सरकार गिर सकती है। ये ताकत हमारे हाथों में है। हमें अरब देश के मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है, उनके सहारों की हमें कोई जरूरत नहीं है। हम अपने आप में ताकत है। जब तक हम फिरका परस्ती को छोड़कर मुत्तहिद होकर एक सब बंदी करके एमआईएम को वोट नहीं दे देते और ओवैसी साहब को अपना नेता नहीं मान लेते, तब तक हमारे मसले भारत में हल नहीं हो सकते। हमारा किसी धर्म विशेष के लोगों से झगड़ा नहीं है, हमारा झगड़ा संविधान को बचाने का है, क्योंकि एक गुट संविधान को खत्म करना चाहता है।
आरएसएस के लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं और हम देश के मुसलमान संविधान को बचाना चाहते हैं, जिसके लिए आपको मुत्तहिद होना होगा। वरना आज अतीक अहमद की हत्या हुई, कल अफजल अंसारी, मुख्तार अंसारी, और क्या पता इनके नापाक इरादे ओवैसी साहब तक पहुंच जाए। उससे पहले हमें मुत्तहिद होकर एमआईएम को अपना पार्टी मानकर, ओवैसी साहब को अपने नेता मानकर अपना वोट सिर्फ और सिर्फ पतंग के निशान को देना होगा। अगर आप मेरी बातों से सहमत है तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा फैलाइए। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है जब किसी वीडियो पर लोग लाइक करते हैं, उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं, अपनी बातों को धड़ धड़ कमेंट पर रखकर यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट पर अपनी बात कहिए कि अरब देशों की बात आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है कि 25 करोड़ मुसलमान एकजुट होकर ओवैसी साहब को अपने नेता मान ले, ये ज्यादा जरूरी है। अपनी बात कमेंट पर जरूर बताइए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व बरकात। अल्लाह के सलाम, रहमत व बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीब।